हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स अध्ययन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 40+ NCERT बेस्ड जनरल साइंस के बेस्ट MCQ, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा यस, फलीदार फसल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रेशेदार फसल है, यानी इनमें से कौन सी जो फसल है जो फाइब्रस है, रेशेदार है, तो कौन सी होगी? कपास। सूक्ष्म जीव है, इनमें से कौन से सूक्ष्म जीव है आपको बताना है। विषाणु, कवक, जीवाणु या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट, पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? किण्वन प्रक्रिया, पाश्चुरीकरण, भंडारण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो राइट आंसर होगा पाश्चुरीकरण। चलिए, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए आंसर। एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुईस पाश्चर या रॉबर्ट कोच? जी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में जो है वो पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज की। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन की विधि है, इनमें से कौन सी जो है वो अलैंगिक जनन की विधि है? तो जिसमें नर या मादा में से केवल एक ही की जरूरत होती है, उसे अलैंगिक जनन विधि हम बोलते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैस है, तो आंसर कीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो जनन है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है? हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा या बैक्टीरिया यानी जीवाणु? तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा दैट इज हाइड्रा। तो हाइड्रा में इस प्रकार से मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? तो आप लोग बताएंगे। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न भाग जो हैं, तो उसमें मध्य भाग जो है वो पीला दिखाई पड़ता है। तो ये सभी जो भाग है, पूर्ण दहन भाग वो नीला होगा, जिसमें जो तापमान है सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसे सबसे गर्म भाग भी कहते हैं। और जो सबसे कम गर्म भाग होगा वो सबसे अंदर वाला भाग होगा। तो ये विभिन्न जो ज्वाला के क्षेत्र आपको दिखाए गए हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन इज ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर। यस। निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? स्वतः दहन यानी जब अपने आप ही दहन हो, उसे बोलेंगे हम स्वतः दहन। यानी राइट ऑप्शन होगा वाइट फॉस्फोरस यानी श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तो इन्हें कहेंगे संकटापन्न जंतु। राइट ऑप्शन होगा सी, संकटापन्न जंतु। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं वह कहलाता है। जंतु अपने प्राकृतिक आवास में, जो नेचुरल उनका हैबिटेट है, उसी में सुरक्षित रहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभयारण्य। डैश भूमि जल स्तर के निम्नीकरण का कारण है। तो इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिससे भूमि का जो जल स्तर है, वाटर टेबल है यानी वाटर लेवल है, वो नीचे की तरफ आ रहा है? तो आप लोग बताएंगे। राइट ऑप्शन इज वनोन्मूलन यानी वृक्षों की कटाव के कारण जो है वो भूमि जल स्तर जो है वो नीचे होता जा रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवांशम ईंधन है? तो जीवांशम ईंधन यानी जो जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के अवशेष से प्राप्त होता है उसे हम जीवांशम ईंधन कहते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका कोयला।
मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। यस, वायरस द्वारा होने वाले सामान्य रोग का नाम बताएंगे तो वायरस के द्वारा इनमें से कौन सा होगा? द राइट ऑप्शन इज पोलियो। ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। बाकी जो इनमें ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन के हैं वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग है, टाइफाइड, मलेरिया और क्षय रोग। तो आप इस ट्रिक से वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियों से जो है उनको याद कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, आप इसे पढ़कर और इसे याद कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडीज मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एनोफिलीज मच्छर और या कॉकरोच। तो डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडीज मच्छर, लेकिन अगर मलेरिया का पूछता तो मादा एनोफिलीज मच्छर राइट ऑप्शन होता। तो डेंगू परजीवी का वाहक एडीज मच्छर कुछ इस प्रकार का वो दिखता है। नेक्स्ट, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है तो सीएनजी जो है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। नेक्स्ट, एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है तो राइट ऑप्शन होगा आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? यानी क्षय यानी जो समय के साथ साथ समाप्त हो जाए, जो सीमित मात्रा में हो उसे क्षय संसाधन बोलते हैं हम। तो इनमें से अक्षय के बारे में आप लोग बताएंगे तो राइट ऑप्शन होगा वायु। वायु हमारे पास असीमित भंडार, वायु का असीमित भंडार है हमारे पास, वायु जो है वो क्षय नहीं होगी। तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? यानी इनमें से वो कौन सा ऑप्शन होगा जिसे हम तेल में लगी अग्नि को बुझा सकते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो केंचुओं के द्वारा भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए, खाद तैयार करने के लिए हम करते हैं। खरीफ फसल का उदाहरण है तो खरीफ फसल और रबी फसल दोनों ही आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ राइट ऑप्शन होगा सोयाबीन। तो खरीफ की फसलें जिनमें मुख्यतः धान यानी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, कपास, जूट, पटसन आदि ये सब खरीफ की फसलें हैं। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता यानी अगर हम फसलों का चक्रण रखेंगे तो उससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधी सी बात है वह बढ़ जाती है। हमें अलग अलग प्रकार की फसलें समय समय पर उनको चक्रण में बोना चाहिए ताकि भूमि की उर्वरक क्षमता ज़्यादा बढ़े। मिट्टी को उल्टने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है जुताई। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है तो प्राकृतिक गैस में जो मुख्य गैस है वह कौन सी होती है? मीथेन यानी CH4 इसका रासायनिक सूत्र है मीथेन गैस। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है तो दोनों के संयोजन की विधि कहलाएगी निषेचन। नेक्स्ट, तो यहाँ रबी की फसलों के कुछ उदाहरण है जैसे गेहूँ, जौ, जई, राई, सरसों, अलसी, रबी मक्का, चना, मटर, रबी राजमा, मशरूम, आलू इत्यादि। तो इससे पहले हमने खरीफ की फसलों के कुछ उदाहरण देखे थे और अभी हमने रबी की फसलों के उदाहरण देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाएंगे? तो नर और मादा युग्मक मिलकर बनाएंगे युग्मनज जिसका एक ही केंद्रक होता है। याद रहे एक ही केंद्रक होता है। नेक्स्ट, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं तो अंडे देने वाले यानी अंडप्रजक जंतु। नेक्स्ट, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, मैंने अभी बताया कि युग्मनज में जो केंद्रक की संख्या होगी वो क्या होगी? 1। राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। तो रिपीट हो गया। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे जरायुज। सेकंड ऑप्शन। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो वो आ जाएगा आपका द्विविभाजन या फिर द्विखंडन विधि। राइट ऑप्शन इज कि द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में जनन होता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है और यह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है।
लास्ट जो इसमें क्वेश्चन रहेगा हमारा, ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक कौन सा है। तो ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होगा कि प्रति किलोग्राम के ऊपर कितनी ऊष्मा यानी किलो जूल में हमें प्राप्त होती है, वह ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक रहेगा। यानी राइट ऑप्शन कौन सा होगा, किलो जूल प्रति केजी, ये राइट ऑप्शन रहेगा। तो इसी के साथ हमारी क्विज़ यहाँ समाप्त होती है। आप अपना जो भी स्कोर आया है वह कमेंट करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी, इस क्विज़ के प्रति आपका क्या जो है विश्लेषण है, हमें इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, वह ज़रूर बताएं। और बने रहें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।